हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका आज से हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान को कवर करेंगे जो आपके एमपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10 में काम आने वाला है। इसमें हम इसके टॉप एमसीक्यूज और कुछ पीवाईक्यू को भी सॉल्व करेंगे और कुछ जो आपके संभावित प्रश्न होंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो आपको मेरे साथ इस सीरीज़ में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना है जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए देखते हैं कि जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान में प्रश्न कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 30 जनवरी 1990, दूसरा ऑप्शन है 29 जनवरी 1990, तीसरा ऑप्शन है 28 जनवरी 1990 एंड लास्ट ऑप्शन है 27 जनवरी 1990। तो बताइए अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम कब लागू हुआ? तो कब हुआ लागू? ऑप्शन ए 30 जनवरी 1990। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? पहला ऑप्शन है आपका 104वां संवैधानिक संशोधन 2019, दूसरा ऑप्शन है आपका 105वां संवैधानिक संशोधन 2019, तीसरा ऑप्शन है आपका 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 एंड लास्ट है आपका 104वां संविधान संशोधन 2018। तो बताइए ऐसा कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था जिसमें आरक्षण को 10 साल के लिए इंक्रीज कर दिया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन ए 104वां संवैधानिक संशोधन 2019। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में अनुसूचित जनजाति के कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? मतलब जो एमपीएसटी आयोग है उसमें ये बोला है कि उसमें एसटी के कितने कम से कम मेंबर्स होने चाहिए। पहला ऑप्शन है एक मेंबर, दूसरा ऑप्शन है 3 मेंबर, तीसरा ऑप्शन है 2 मेंबर एंड लास्ट ऑप्शन है 4 मेंबर। तो बताइए कम से कम एसटी के कितने मेंबर एसटी आयोग में होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? ऑप्शन सी कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति शब्द जोड़ा गया? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 342(1), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 344(1), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343(1) एंड लास्ट ऑप्शन है अनुच्छेद 366(1). तो बताइए किस आर्टिकल के तहत संविधान में अनुसूचित जनजाति शब्द को ऐड किया गया? तो वह कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 342(1). अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश ने पेशा एक्ट को कब अधिसूचित किया? किस एक्ट को? पेशा एक्ट को। पहला ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 2021, दूसरा ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 2022, तीसरा ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 2023 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 15 नवंबर 2024। तो बताइए मध्य प्रदेश ने पेशा एक्ट को कब अधिसूचित किया? कब किया था बताइए? ऑप्शन बी 15 नवंबर 2022।
जब ये एक्ट अधिसूचित मतलब लागू हो गया था एमपी में, तो यह कितने विकास खंडों में लागू हुआ था? कितने विकास खंड थे उस टाइम पे? 89। कितने? 89 विकास खंडों में लागू किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर मतलब पेशा एक्ट बना था, मैं ऑल ओवर इंडिया का बोल रहा हूँ, तो कौन सी समिति थी वो? भूरिया समिति। कौन सी समिति? भूरिया समिति। ठीक है। और इंडिया को कब आया था? अगर आपसे मतलब पूछ ले कि मतलब भारत में पेशा एक्ट कब लागू किया गया था भूरिया समिति की सिफारिश से, तो एक ही आ गया था 24 दिसंबर 1996। कितना? 24 दिसंबर मतलब 24 दिसंबर 1996 में। तो ये जो मैंने 3 फैक्ट बताए आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पहला ऑप्शन है 3 वर्ष का होता है, दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष का होता है, तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष का होता है, एंड लास्ट ऑप्शन है 6 वर्ष का होता है। तो बताइए कितने साल का कार्यकाल होता है अध्यक्ष महोदय का? कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है? आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल इसमें आपकी एसटी की परिभाषा दी गई है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 266 25, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 242 24, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 366 24, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 342 25। तो बताइए किस आर्टिकल में अनुसूचित जनजाति की परिभाषा दी गई है? तो किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 366 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको यह बताना है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा ऑप्शन है आपका मेघालय, तीसरा ऑप्शन है आपका त्रिपुरा, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? टोटल कितने राज्य इसमें शामिल हैं? 4। कितने हैं? 4। अब आपको बताना है कि 3 तो आपके हो गए, एक कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है? कौन सा होगा? ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अगर अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मतलब चौथा कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। समझ आ गया है? चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति एक सामान्य नोटिस जारी कर सकते हैं और सूची में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख कर सकते हैं? मतलब राष्ट्रपति एक सामान्य नोटिस जारी करके किसी भी जो कास्ट है या किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कर सकती है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 333, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 342 1, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 342, एंड लास्ट है अनुच्छेद 344। तो बताइए किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति एक सूची में अनुसूचित जातियों का उल्लेख कर सकता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 342। प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों और
समाज के कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है या किया गया है। सिंपल आपको ये याद रखना है, इसमें आपसे पूछेगा कि एसटी, एससी या अन्य कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के लिए सामाजिक और आर्थिक हितों के लिए और उनका सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध उनको अधिकार देने के लिए कौन सा आर्टिकल है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 40, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 47, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 46 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 48। तो बताइए कौन सा आर्टिकल सही होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन सी अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न है, यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने का कारण बनेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। मतलब सिंपल सा ये बोल रहा है वो कि जैसा आपको पता है कि जो एसटी आयोग होता है वह अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो वह अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है, राष्ट्रपति को। ये तो आपको पता है कि एसटी जो कमीशन होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति किसको अपनी रिपोर्ट देगा, संसद को। किसको देता है, संसद को देता है। तो उसने ये बोला है कि राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट संसद को देता है, तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है ना, आपको अनुच्छेद बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 3, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 5, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 4 एंड लास्ट है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 6। तो आपको बताना है, देखो कॉमन इसका आपका 338 का, जो 338 का है ये तो आपको पता है कि ये है एसटी आयोग से है। किससे है, एसटी आयोग से, है ना। तो अब आपको इसके सब क्लॉज बताने हैं कि सब क्लॉज कौन सा होगा जिसमें रिपोर्ट की बात की गई है, कि रिपोर्ट का प्रावधान है। बताइए कौन सा होगा वो। तो क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 6। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, जिनके निर्देश पर उन राज्यों में भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहला उसने ये बोला है कि ऐसा कौन निर्देश देगा कि जिनकी सलाह पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन होगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर जो आपकी अनुसूचित जनजातियाँ तो हैं लेकिन आपके जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वो नहीं है। तो आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है आपका राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रधानमंत्री एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किन के निर्देश पर गठन किया जाएगा। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारी यूनिट 10 की जनजातियों से संबंधित योजनाओं वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना। उसमें कम से कम 150 MCQs आपके होने वाले हैं। उसका सेकंड पार्ट भी आपके लिए आ गया है, फर्स्ट पार्ट कल अपलोड हो गया था। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि अब आपको पता है कि MPSC का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो अपन को कम से कम 85 पार इस बार का लक्ष्य बनाना है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके MCQs प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न इसमें
किस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के बाद अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। आपको अनुसूची बताना है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बना सकता है और उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उस क्षेत्र को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ऐसी कौन सी अनुसूची है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुसूची 5, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुसूची 3, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुसूची 2 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुसूची 7। तो बताइए कौन सी अनुसूची में वर्णित किया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुसूची 5। अगर इसमें आपका अनुसूची 5 और अनुसूची 6 दिया होता तो आपका इसका दोनों आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। एक क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था, थोड़ी उसकी जो लैंग्वेज थी वो कठिन थी। इसकी लैंग्वेज आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल सा है कि ST SC और अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। पहला है ऑप्शन 45, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 56, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 46 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 49। 45, 56, 46 एंड 49 बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो ऑप्शन सी आर्टिकल 46। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत राज्य किसी भी परीक्षा में योग्यता अंकों में छूट प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में कोई प्रावधान कर सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 335, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 337, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 336 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 334। बताइए आप क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 335। मैं आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा इसकी PDF आपको मिल जाएगी और PDF आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसका पूरा का पूरा आपको इंग्लिश में ही मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा। तो लेकिन आपको जो PDF है वो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप उसको ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम से ऐड हो जाइए, जहां आपको हर टॉपिक के PDF मिल सकें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है आपका इसमें कि मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या बोला उसने, संवैधानिक आयोग नहीं है। आपको ये नहीं वर्ड विशेष याद रखना है। दूसरा ऑप्शन है आपका इसे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका केवल एक कथन सही है। दूसरा ऑप्शन बोलता है 1 और 2 दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन बोलता है केवल जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो सही है एंड लास्ट ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2।
तो बताइए क्या सही आंसर होने वाला है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी एक और दोनों। मतलब जो आपका एमपी का जो आपका एसटी आयोग है वो कैसा है, आपका संवैधानिक आयोग नहीं है। और दूसरा किस एक्ट के तहत बना है, ये तो 1995 के एक्ट के तहत बना है, आपको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन के लिए प्रावधान करता है। मतलब आपके आर्टिकल 338 में का सब क्लॉज ए में आपको नेशनल एसटी आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसे संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। मतलब सिंपल सा फंडा है, आपको ये बताना है कि जो आपका आर्टिकल 338 ए है इसको किस संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 80वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। दूसरा ऑप्शन है आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तीसरा ऑप्शन है आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2004। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 90वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन था, आपको बताना है। कौन सा था? ऑप्शन बी 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है आपका, संविधान में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संघ का अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर नियंत्रण होगा। मतलब सेंट्रल का जो आपके क्षेत्र होंगे अनुसूचित क्षेत्र उनके प्रशासन पर, और जो आपकी जनजातियां होंगी उनके कल्याण पर संघ का नियंत्रण होगा। यह किस प्रावधान में बोला गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 338। दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 ए। तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 339। एंड लास्ट है आपका अनुच्छेद 340। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका? सी अनुच्छेद 339। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 339। दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 335। तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 330। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 336। तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार है? किसका? अपनी प्रक्रिया को विनियमित। आपको सिंपल सा वर्ड, आपको इसमें प्रक्रिया याद रखना है बस। जहां पर आपको प्रक्रिया देखिए आपको आंसर लगा के आना है। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 ए का सब क्लॉज 4। दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 ए का सब क्लॉज 5। तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 ए का सब क्लॉज 8। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 ए का सब क्लॉज 6। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होने वाला है। क्या होगा?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 ए का 4 है ना। तो अगर आपको 4 वाला सब क्लॉज मिलेगा तो आपकी प्रक्रिया हो जाएगी, और आपको 6 वाला मिलेगा सब क्लॉज तो क्या हो जाएगा आपका, उसमें रिपोर्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवीं अनुसूची के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए, किसके लिए, स्वायत्त जिले के लिए एक जिला परिषद होगी जिसमें अधिकतम संख्या में सदस्य हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है आपका 32, तीसरा ऑप्शन है आपका 34 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 35। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए 30। कितने, 30। अब एक चीज, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्य प्रदान करते हैं। क्या, कर्तव्य प्रदान। आपको इसमें क्या याद रखना है, सिर्फ कर्तव्य। क्या, कर्तव्य। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 5, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 4, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज, इसको आप का 4 एंड लास्ट है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 5। बताइए, का मतलब आपका ए है ना। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी अनुच्छेद 338 ए का सब क्लॉज 5। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वीं अनुसूची भारत के कितने राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है। क्या प्रावधान करती है। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा ऑप्शन है आपका 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 10 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 11। तो बताइए कितने राज्यों के लिए प्रावधान करती है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी 10। आपको 10 के जितने भी 10 राज्य हैं आपको उनके नाम याद होना चाहिए। और दूसरा एक फैक्ट और मैं बता दूं कि 5वीं अनुसूची के अनुसार ही आपकी जो सलाहकार परिषद होती है उसका गठन किया जाता है। किसका, सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है कि इसमें मेंबर्स कितने होते हैं। क्या, इसमें आपके मेंबर कितने होते हैं, आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सिविल कोर्ट के समान अधिकार हैं। आपको इसमें सिर्फ एक वर्ड याद रखना है, उसके अधिकार किसके समान है, सिविल कोर्ट के समान है। मैंने आपको सबके जो की पॉइंट थे बता दिए थे कि एक में कर्तव्य था, एक में रिपोर्ट था, है ना। तो आपको ऐसे याद रखने हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 335 का सब क्लॉज 6, दूसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 8, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 7 एंड लास्ट है आपका ऑप्शन अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 1। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 का सब क्लॉज 8। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची में प्रावधान
किस उद्देश्य से किया गया था? सिंपल सा आपके बताना है कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में जो प्रावधान है उसका संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन है आपका राज्यों के बीच सीमाओं का सीमांकन। तीसरा ऑप्शन है आपका पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरणों और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्या प्रावधान है 5वीं और 6वीं अनुसूची में? तो ऑप्शन ए अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं कौन? अब पहला ऑप्शन है आपका केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन है आपका केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है आपका किसी भी वर्ग का व्यक्ति। एंड लास्ट है आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति। तो बताइए अध्यक्ष कौन सा व्यक्ति बन सकता है? केवल अनुसूचित जनजाति का, कि अनुसूचित जाति का, कि किसी भी वर्ग का? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो ऑप्शन ए केवल अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का लास्ट प्रश्न रहेगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। आगे के 30 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है आपका 1 जून 1955। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 जून 1955। तीसरा ऑप्शन है आपका 3 जून 1955। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका 4 जून 1955। तो बताइए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसको सिविल अधिकार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिविल अधिकार। तो कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जून 1955। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।